हेलो स्टूडेंट्स, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 सितंबर से आपके दिल्ली पुलिस के फॉर्म शुरू होने वाले हैं और ये दिल्ली पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। यानी कि दिल्ली पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आपकी फिर कभी नहीं आने वाली हैं। तो इस बार आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी है। तो चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ क्लास शुरू करते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। आप यहाँ से नोट करते जाएं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो क्या होता है परिसंचरण तंत्र और क्या इसके कार्य होते हैं। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है। जंतुओं के शरीर में विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का जो रासायनिक आदान प्रदान होता है, जैसे कि पचा हुआ भोजन, इसके अलावा ऑक्सीजन, हार्मोन्स, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया आदि का जो परिसंचरण होता है शरीर के अंदर, वो किसके माध्यम से होता है? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। अब ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। खुले परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर या फिर रक्त नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता, सीधे ही शरीर के ऊतकों के संपर्क में होता है, तो ऐसा परिसंचरण क्या कहलाता है? खुला परिसंचरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जितने भी ऑर्थोपोडा संघ के प्राणी हैं उनमें कैसा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण। इसके अलावा जैसे कि कॉकरोच है तो कॉकरोच में कैसा परिसंचरण होता है? खुला परिसंचरण होता है। बात करें हम बंद परिसंचरण तंत्र की तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर जो होता है वो नलिकाओं में बहता है, जो शरीर के ऊतकों के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता, तो ऐसे परिसंचरण को हम क्या कहेंगे? बंद परिसंचरण कहेंगे। उदाहरण के तौर पर एनिलिडा संघ के प्राणी, कोर्डेटा संघ के प्राणी, इसके अलावा मानव का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कैसा होता है? बंद परिसंचरण होता है। आप सभी जानते हैं कि मानव में 2 तरह के तरल होते हैं। 2 तरह के तरल कौन से होते हैं? एक होता है आपका रक्त और एक होता है लसिका। मानव में कितने तरह के तरल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, एक रक्त होता है और एक होता है लसिका। इसलिए मानव में परिसंचरण तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। आप साथ साथ नोट करते जाएं। मानव में परिसंचरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, और वो 2 भाग कौन से हैं उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है आपका रक्त परिसंचरण और एक है दोस्तों लसिका परिसंचरण। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र को। रक्त परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो इसकी खोज जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई? विलियम हार्वे के द्वारा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि परिसंचरण तंत्र को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने खोजा था? विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त परिसंचरण की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग कौन से हैं? एक है आपका रक्त, एक है आपका हृदय और एक है आपका रक्त वाहिनियाँ। मानव के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में। पहला रक्त, दूसरा है आपका हृदय और एक है आपका रक्त वाहिनियाँ। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पढ़ेंगे ब्लड को, यानी कि रक्त को पढ़ने वाले हैं। तो रक्त के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका रंग कैसा होता है? रेड होता है, लाल होता है। इसका रंग लाल क्यों होता है इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए रक्त क्या होता है, रक्त किसको कहा जाता है? तो रक्त एक विलयन होता है, और विलयन भी कैसा होता है? क्षारीय विलयन होता है। रक्त कैसा विलयन होता है? क्षारीय विलयन होता है। और इसका पीएच मान जो है वो कितना होता है? 7.4 होता है। याद रखें, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त की डेफिनेशन की हम बात करें तो आप यहाँ से डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। रक्त एक लाल रंग का द्रव होता है जिसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता क्या होती है?
अधिक होती है। अब देखिए श्यानता क्या होती है, किसी भी द्रव के बहने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तो रक्त एक द्रव होता है, कैसा द्रव होता है, लाल रंग का द्रव होता है, जिसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये कैसा विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7.4 होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रक्त होता है वो एक उत्तक है और तरल अवस्था में होता है, इसलिए तरल उत्तक है। और किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है आपका रक्त। तो आप यहाँ से नोट करते जाएं, रक्त कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। एक स्वस्थ व्यक्ति में हम रक्त की बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। एक हेल्दी पर्सन में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। और यदि भार की दृष्टि से देखें तो कुल भार का 7% रक्त होता है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। आगे हम बात करें कि रक्त को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों रक्त को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। उनमें से एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है साथियों रुधिराणु। रक्त के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, एक प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है, रुधिराणु। देखिए रक्त आपका 100% होता है, उस 100% में से कितने भागों में डिवाइड किया गया, इसको 2 भागों में। तो प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, 55%। तो याद रखें, संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, 55%, 55% होता है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। और बाकी जो आपका बचा है रुधिराणु, ये कितना परसेंट हो गया, 45%। तो संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%, और रुधिराणु कितना होता है, 45%। बात करें हम प्लाज्मा की तो देखिए प्लाज्मा क्या होता है, रक्त का जो अजीवित तरल भाग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त का अजीवित तरल भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और ये संपूर्ण रक्त का कितना परसेंट होता है, 55%। याद रखना दोस्तों, इसमें 91% क्या होता है, जल होता है। कई बार 92% भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो आप यहाँ से याद रखें, इसमें 90 से लेकर के 92% तक क्या होता है, जल होता है। इसके अलावा इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो आप बाकी आपके 9% या 8% बचे हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स, हार्मोन आदि इसके अंदर उपस्थित हो सकते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स की हम बात करें तो प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन। इसके अलावा ग्लोब्यूलिन्स, इसके अलावा एल्ब्यूमिन्स, ये सभी प्रोटीन जो है वो किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। आप साथ साथ नोट करते जाएं, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, इसके अलावा एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, ये सभी प्रोटीन्स जो हैं वो किस में पाई जाती हैं, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन की हम बात करें तो ये रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लड का क्लोट बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त का थक्का बनाने के लिए जो अनिवार्य प्रोटीन होती है मानव शरीर के अंदर, वो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। और ये किस में पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर। यानी कि ये प्रोटीन यदि आपके प्लाज्मा में अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो आपके रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, ब्लड का क्लोट नहीं बन पाएगा। तो याद रखें, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन। और ये किस में पाई जाती है, प्लाज्मा में। अब बात करें कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखें इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। किसकी सहायता से, विटामिन के की सहायता से। तभी हम ऐसा बोलते हैं कि यदि विटामिन के की आपके शरीर में कमी हो जाए, तो या फिर मैं ये कहूँ कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता। तो इसी कारण से नहीं बन पाता क्योंकि विटामिन के की कमी होगी तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन कम बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। और यदि फाइब्रिनोजन नहीं बन पाएगी तो आपके रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। इसके अलावा याद रखें, प्लाज्मा के अंदर एक एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है जिसका नाम है हिपेरिन। आपने नाम सुना होगा हिपेरिन का।
दोस्तों हिपेरिन है वो क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है? हिपेरिन का मुख्य कार्य होता है रक्त को जमने से रोकना। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का जो कार्य है वो किसका होता है? हिपेरिन का होता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं। हिपेरिन आपके शरीर में क्या काम करता है? ये आपके शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन। और इसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। हिपेरिन का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। तो याद रखें, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोनों का ही निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है, यकृत में होता है। इसके अलावा नोट करें, यदि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष बचा जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि रुधिर का थक्का बनाने वाला जो कारक होता है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसको यदि प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो शेष बचा भाग क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। यानी कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यदि हम प्लाज्मा से बाहर निकाल दें तो शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। तो याद रखें, फाइब्रिनोजन रहित जो प्लाज्मा होता है वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। तो साथियों, हमने पढ़ा कि रक्त को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। उनमें से एक भाग है आपका प्लाज्मा, जो कि संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, और दूसरा भाग जो है आपका वो है रुधिराणु, जो कि संपूर्ण रक्त का कितना पार्ट होता है, कितना भाग होता है? 45% होता है। प्लाज्मा होता है आपका 55%। तो प्लाज्मा के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आगे हम पढ़ेंगे रुधिराणु। देखिए, रुधिराणु की हम बात करें तो ये रक्त का ठोस भाग होता है। कैसा भाग होता है? ठोस भाग होता है। रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। अजीवित तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जबकि रक्त का जो ठोस भाग होता है वो क्या होता है? रुधिराणु होता है। और रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है आपका आरबीसी, एक है आपका डब्ल्यूबीसी, और एक है दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको हम क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड करप्सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। अब ये कोशिकाएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं, करप्सेल्स कहते हैं। तो इनको करप्सेल्स क्यों कहते हैं, कणिकाएं क्यों कहते हैं? तो देखिए, ऐसी कोशिकाएं जो किसी तरल में उपस्थित होती हैं, द्रव में उपस्थित होती हैं, एक जगह फिक्स नहीं होती हैं, स्थानांतरित होती रहती हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? करप्सेल्स कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी जो होती है, जितने भी स्तनधारी जो होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, वो अनुपस्थित होता है। याद रखना, आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप हम देखें तो ऊंट और एक है आपका लामा, ये स्तनधारी हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उनमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। दोस्तों, आरबीसी के निर्माण की हम बात करें तो इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। अब ये अस्थि मज्जा क्या है? तो देखिए, आपके शरीर की जितनी भी लंबी हड्डियाँ होती हैं उनमें एक गुहा पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं। लंबी हड्डियों की हम बात करें तो जैसे कि फीमर, आपके जांघ की जो हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो इनका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन याद रखें, भ्रूण अवस्था में इनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में। इनके जीवन काल की हम बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन। कितने दिन तक जीवित रहती हैं आरबीसी? 120 दिन तक जीवित रहती हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में, लेकिन इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पे होती है? तो याद रखें, यकृत या फिर प्लीहा में। प्लीहा को हम तिल्ली भी कहते हैं। याद रखें, प्लीहा को क्या कहते हैं? तिल्ली। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्लीन। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? यकृत में, या फिर प्लीहा में, या फिर तिल्ली में, या फिर स्प्लीन में। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे हम बात करें इनके आकार की,
तो आप यहाँ से नोट करते जाएं। आरबीसी का जो आकार होता है, इनकी जो शेप होती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल होता है। इनकी संख्या की हम बात करें तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 4 से 5 मिलियन। कितनी होती है? 4 से 5 मिलियन। आप यहाँ से नोट करते जाएं। प्रति मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आयतन में कितनी आरबीसी होती हैं? 4 से 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। आगे हम बात करें तो याद रखें, आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और यदि हीमोग्लोबिन को हम अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे? हीम प्लस ग्लोबिन। कैसे लिखेंगे? हीम प्लस ग्लोबिन। तो यहाँ पे देखिए हीम क्या है? हीम एक रंजक है। क्या है? क्या है दोस्तों? रंजक है, जिसके कारण रक्त का रंग जो है वो कैसा होता है? लाल होता है। तो याद रखें, हीमोग्लोबिन को यदि हम अलग अलग तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं? हीम प्लस ग्लोबिन। और हीम यहाँ पे क्या है? एक रंजक है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि ग्लोबिन क्या है? तो देखिए ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। और कैसी प्रोटीन है? लोह युक्त प्रोटीन। यानी कि आपके रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन पाया जाता है। और किस रूप में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में पाया जाता है। याद रखें, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आपके शरीर में जो आयरन होता है वो किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में। तो हमने पढ़ा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसको हम अलग अलग लिखें तो क्या लिखेंगे? हीम प्लस ग्लोबिन। जहाँ पे हीम क्या है? एक रंजक है, जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन क्या है दोस्तों? ग्लोबिन एक लोहा युक्त प्रोटीन है। यानी कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पाया जाता है? आयरन। और ये आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? फेरस के रूप में। अब हम बात करें कि मान लीजिए आपके शरीर में ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर ग्लोबिन प्रोटीन की कमी होती है, या फिर मैं ये कहूँ हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपके शरीर में आरबीसी की भी क्या होगी? कमी होगी। और आरबीसी की यदि कमी होगी तो आपके शरीर में रक्त क्या होगा? कम होगा। और रक्त की कमी जो है वो क्या कहलाती है? एनीमिया। क्या कहलाती है? एनीमिया। तो याद रखें, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। हम रक्त की कमी बोलें या फिर हीमोग्लोबिन की कमी बोलें या फिर लोह तत्व की कमी बोलें, एक ही बात है। यहाँ पे लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्योंकि लोह तत्व की कमी होगी तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपके शरीर में आरबीसी कम होंगी, और आरबीसी कम होंगी तो आपके शरीर में रक्त जो है वो कम होगा, और रक्त कम होगा तो उसको क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। इसीलिए आयरन की कमी से, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और यदि लोह तत्व की अधिकता होती है आपके शरीर में तो उसको हम बोलेंगे लोहमयता। लोह तत्व की अधिकता से कौन सा रोग होता है? लोहमयता। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, आरबीसी की संख्या मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, आरबीसी की संख्या मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो यंत्र क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। आगे हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया रोग से क्या प्रभावित होती हैं? आरबीसी प्रभावित होती है। यानी कि आपकी जो आरबीसी हैं वो क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। तो मलेरिया रोग में आरबीसी कम होने लगती हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं और जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।